हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग, काबुल से उड़ाने बहाल, खतरा कायम। जो कल यानी कि परसों विस्फोट हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, उसमें लगभग 65 से 70 लोगों की जानें गई थी, जिसमें अमेरिका के भी कुछ लोग थे। तो उसके बाद अब वहां पर विमान सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं, लेकिन खतरा अभी भी वहां पर बना हुआ है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ रहे लोगों को लक्ष्य कर किए गए आतंकी हमले के एक दिन बाद शुक्रवार से फिर निकासी अभियान शुरू हो गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने निकासी अभियान को और तेज कर दिया है। एक के बाद एक हुए दो धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 182 लोगों की मौत हुई है। धमाके की चपेट में आकर 18 अमेरिकी सैनिकों समेत 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पेंटागन ने कहा है कि हवाई अड्डे के गेट पर ही सिर्फ एक आत्मघाती हमला हुआ है। होटल के पास कोई हमला नहीं हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के साथ ही पास के एक होटल पर हुए आत्मघाती हमले के बाद लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के अभियान को रोक दिया गया था। अमेरिका अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल चुका है, जिनमें उसके अपने नागरिकों के साथ ही सहयोगी देशों और अफगान शामिल हैं। अमेरिका मध्य कमान के प्रमुख फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि अभी कम से कम 1000 अमेरिकी और उसके हजारों अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला जाना बाकी है। भारतीयों की निकासी हुई मुश्किल। काबुल एयरपोर्ट और उसके पास गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों यानी धमाके के बाद हालात काफ़ी खराब हो गए हैं। पूरे शहर में तालिबान की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन भारत समेत दूसरे किसी भी देश को उनकी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ऐसे में काबुल से भारतीयों को निकालने का भी काम प्रभावी हो रहा है। जो सिख व हिंदू भारत आना चाहते थे, उनके लिए भी समस्या पैदा हो गई है। भारत हालात पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका व कुछ दूसरे देशों के साथ भी संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा, अफगानिस्तान के हालात स्थिर नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां हालात बदतर है। निकासी अभियान में दिक्कत संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, अफगानिस्तान से अधिकतर भारतीयों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के वहां से फंसे होने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कश्मीर में अहम ठिकानों को एंटी ड्रोन तकनीक का कवच। जम्मू कश्मीर के सभी अहम ठिकाने एंटी ड्रोन तकनीक से लैस हो जाएंगे। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एंटी ड्रोन तकनीक लगने के बाद गत 1 माह से सीमा पार से आने वाले 2 दर्जन से अधिक ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके पहले गत 1 साल में भारत सीमा पार से खोदी गई 1.5 दर्जन सुरंगों को खोजकर बंद किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा व संवेदनशील मामले होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में लगाए गए ड्रोन तकनीक के बारे में विस्तार से बताने से बच रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एक बार तकनीक या उससे लगने वाली कंपनी का नाम उजागर होने के बाद घुसपैठ करने वाली ड्रोन की तकनीक में भी आसानी से बदलाव किया जा सकता है। वह एंटी ड्रोन तकनीक को चकमा देने में सफल हो सकते हैं। यह अहम है कि सभी संवेदनशील ठिकानों को एंटी ड्रोन तकनीक से लैस कर सुरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, सोनू सूद को बनाया गया देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर। केजरीवाल सरकार ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को अपने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कार्यक्रम के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऐसे मेंटर खोजे जाएंगे जो उनकी प्रतिभा को उभारने में मदद करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा किए जाने से पहले सोनू सूद ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस बीच करीब आधे घंटे तक दिल्ली सरकार की इस नई पहल पर विस्तार से चर्चा की गई। शुक्रवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर
खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदलने के लिए बहुत मेहनत की है और अब वह शिक्षा को जन क्रांति बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल पुरोहित को पंजाब चंडीगढ़ का भी प्रभार। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वीपी सिंह बडनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। राष्ट्रपति ने नियमित व्यवस्था होने तक पुरोहित को तमिलनाडु के अलावा यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। नेक्स्ट न्यूज है कि तालिबान की भूमिका भी संदेह के घेरे में। काबुल में गुरुवार को हुए विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली है। तालिबान ने भी कहा है कि आईएस ने ही आत्मघाती हमला करवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आईएस को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमला करने की धमकी दी है, लेकिन 2 हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में इस तरह के हमले कर रहा तालिबान क्या पूरी तरह से पाक साफ है? अफगानिस्तान से लौटे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि इतना बड़ा हमला कोई छोटा समूह कर ही नहीं सकता है। यह नई तालिबान आतंकी एयरपोर्ट के रास्ते पर हर 20 मीटर की दूरी पर तैनात है और हर व्यक्ति की छानबीन कर रहे हैं। ऐसे में किसी के लिए भी वहां पहुंचना जहां अमेरिकी सेना तैनात है बहुत ही मुश्किल है। काबुल धमाकों से हिले बाइडेन। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल बम धमाके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हिल गए हैं। इस आतंकी हमले ने जैसे राष्ट्रपति पद की बुलंदी को थर्रा दिया है। दरअसल बाइडेन को जिस बात का डर था सबसे अधिक वही हुआ। अमेरिका ने जारी सबसे लंबी लड़ाई को खत्म करने का उसका निर्णय इसी समस्या से जुड़ा था, जिन्होंने बार बार कहा था कि वह अमेरिकी सेना के एक भी और सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। नाराज बाइडेन ने कसम खाकर कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को खोज कर मारेंगे। 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद बाइडेन के संबोधन की शुरुआत शहीदों के सम्मान में सिर झुकाकर हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए आतंकी हमले पर भारत ने कड़ी निंदा की है। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि इस आतंकी हमले ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत पर बल दिया है। अब दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही त्रिमूर्ति ने कहा कि काबुल में हुए हमले ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता को मजबूत किया है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है जो आतंकियों को आश्रय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है खेल संस्कृति के संकल्प का समय, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एडिटर तरुण गुप्त ने। इसमें टोक्यो ओलंपिक में जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है और खेल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर फोकस किया गया है। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए हौसला बढ़ाने वाला रहा। इस खेल महाकुंभ में हमारी अभी तक की सबसे शानदार पदक तालिका में ने रोमांचित करने के साथ ही भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें भी जगाई हैं। इस बार उत्साहजनक प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। वहीं इस दौरान कुछ लोगों का क्रिकेट को अकारण निशाना बनाया जाना भी अखरता है। दरअसल सजीव प्रसारण किसी भी खेल के आकर्षण में 4 चांद लगा देता है। दुर्भाग्यवश हॉकी में हमारी स्वर्णिम सफलता के दौर का टेलीविजन पर प्रसारण नहीं हो सका। भारतीय खेल प्रेमियों को जिन बातों का सबसे अधिक मलाल होगा उनमें से एक संभवतः यही होगा कि तकनीकी अभाव के कारण हम उन स्वर्णिम क्षणों के बारे में सिर्फ पढ़ और सुन ही पाते हैं,
लेकिन कभी देख नहीं सकते। इस मामले में क्रिकेट भाग्यशाली रहा है। हमारी टीम ने टेलीविजन के दौर में सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसका उसे फायदा मिला है। निश्चित आयु वर्ग के लोगों के जहन में 1982 की स्मृतियां अवश्य होंगी। उस वर्ष देश में एशियाई खेल आयोजित हुए थे, जिसके साथ रंगीन टीवी प्रसारण भी शुरू हुआ था। हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि उसमें हॉकी स्वर्ण पदक जीतेगा। फाइनल दिल्ली के नए नवेले नेशनल स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज दर्शक भी मौजूद थे। यह उन पहले आयोजनों में से एक था जब दूरदर्शन किसी बड़े मुकाबले का रंगीन सीधा प्रसारण दिखा रहा था। दुर्भाग्यवश उस मैच का परिणाम दुखद साबित हुआ और भारत 7-1 से हार गया था। यकीनन खेलों में खराब अनुभव होते हैं, मगर जिस मौके पर ऐसा हुआ उसे पचाना मुश्किल था। और कह सकते हैं जो चक दे इंडिया मूवी बनी थी वो भी इसी जो गेम था इसकी वजह से, यानी कि इसी पर बनी थी। इसके अगले वर्ष 1983 में हमारी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में विश्व कप जीता। भारत में रंगीन टीवी की सबसे शुरुआती और सशक्त स्मृतियों में से एक वही रही जिसमें कपिल देव प्रेसिडेंशियल कप उठाते हुए नजर आए। यह संभवतः खेल में बदलाव का, यूं कहें कि जीवन परिवर्तन करने वाली उपलब्धि साबित हुई। इसमें खेलों के प्रति हमारी सामान्य धारणा ही बदल दी। कालांतर में क्रिकेट में मिली सफलताओं से इसे और बल मिला। एक ऐसे समय में जब विभिन्न मानकों पर हम विश्व स्तरीय प्रतिमानों से बहुत पीछे थे, जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दुर्लभ थी, तब क्रिकेट में हमारी उपलब्धता उत्कृष्टता के जीवंत प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यह सच है कि हॉकी या कोई अन्य खेल सरकारी प्रोत्साहन एवं कारोबारी प्रायोजन के अतिरिक्त जनता की दिलचस्पी और मीडिया कवरेज से ही लाभान्वित होगा। क्रिकेट से ईर्ष्या का कोई लाभ नहीं होने वाला। यह नहीं विस्मृत किया जाना चाहिए कि सफलता का कोई अन्य विकल्प नहीं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किसी मानसिक या शारीरिक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लोगों के फिटनेस स्तर में सुधार जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि खेल संस्कृति के विचार को बेहतर तरीके से समझा जाए। यह खेलों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाती है। हम कोई खेल उसके कैरियर बनाने से अधिक विशुद्ध आनंद के लिए ही खेलते हैं, जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के बजाय नैसर्गिक झुकाव के चलते खेलों में सहभागिता करते हैं, वे ज़्यादा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेंगे। इससे उच्च स्तर पर प्राप्त उपलब्धियां भी स्वाभाविक परिणत होंगी। एक कहावत है कि यदि केवल सुरीली चिड़िया ही चहचहाएंगी तो जंगल खामोश हो जाएंगे। इसका मर्म यही है कि जिसके पास जो प्रतिभा है वह उसका उपयोग करे। यानी खेलों के संदर्भ में सभी सक्षम लोगों को एक सक्रिय खेल में भागीदारी अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है संपत्ति मौद्रीकरण योजना का महत्व, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। इसे राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का नाम दिया गया है, यानी एनएमपी। 2 दिन पहले एनएमपी के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था। इसके अंतर्गत 4 वर्षों के दौरान सरकारी संपत्तियों से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। सरकारी संपत्तियों से धन जुटाने के लिए अब तक आई विभिन्न योजनाओं की तुलना में एनएमपी योजना कहीं व्यापक और बहुआयामी है। इसके तहत केंद्र सरकार वित्त और वर्ष 2024-25 तक सूचीबद्ध की गई रेल, सड़क और बिजली सेक्टर सहित 20 तरह की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करेगी। इसमें केवल उन्हीं परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा जो पहले से परिचालन के स्तर पर हैं। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र को निर्धारित की गई सार्वजनिक अचल संपत्ति को सिर्फ संचालित करने और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संपत्ति मौद्रीकरण राजस्व जुटाने से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नया बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना और विनिवेश कार्यक्रम में बड़ा अंतर है। सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी में अपना मालिकाना हक घटा देती है। इससे सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है। वहीं सरकारी मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र को संचालित करने तथा रख रखाव के लिए दिया जाता है और सरकार का संपत्ति पर मालिकाना हक बना रहता है। ऐसे में परिसंपत्ति मौद्रीकरण से बिना बजट पर दबाव डाले सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इसमें दो मत नहीं है कि सरकारी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होगा। हालांकि एनएमपी योजना की सफलता के लिए कई बातों पर ध्यान भी देना होगा। सरकार पिछले कई वर्षों में से बजट में घोषित विनिवेश लक्ष्य पाने में पिछड़ती रही है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पाने के मामले में सरकार बहुत पीछे है। ऐसे में विनिवेश की तुलना में सरकारी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण और आधुनिक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल होगा। इसके अलावा मौद्रीकरण वाली संपत्ति के जीवन काल और क्षमता को लेकर भी विभिन्न जोखिमों पर ध्यान देना होगा। सरकार को सावधान रहना होगा कि संपत्ति मौद्रीकरण के लाभ का इस्तेमाल विकास के लिए हो। इस धन का उपयोग राजकोषीय घाटे और अन्य सरकारी व्यय की भरपाई में नहीं हो। हम उम्मीद कर सकते हैं कि मौद्रीकरण योजना से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी। यह योजना देश के आर्थिक सामाजिक विकास और नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने वाली सिद्ध होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है अमेरिका की नाकामी। इस न्यूज़ को हम पहली ही न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि बाजार में अब बढ़ेगी सिक्कों की खनन। बैंक अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक सिक्कों का वितरण करे, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोत्साहन राशि 3 गुना तक बढ़ा दी है। पहले जहां बैंकों को सिक्कों के प्रत्येक बैग के वितरण पर 25 रुपए का कमीशन मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 65 रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं को इस पर 10 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे बाजार में सिक्कों की कमी नहीं होगी। स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है सभी बैंक शाखाएं नोटों के साथ सिक्कों पर का भी वितरण करेंगी। आरबीआई ने कहा है कि 1 सितंबर से बैंकों के करेंसी चेस्ट से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिए 65 रुपए प्रति बैग का प्रोत्साहन भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज न्यूज़। और T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी फेडरिक। नीदरलैंड की गेंदबाज फेडरिक ओवरडिक T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली तेज गेंदबाज बन गई हैं। फ्रेडरिक ने फ्रांस की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ गुरुवार को खेले गए महिला T20 विश्व कप यूरोप क्वालिफायर्स मुकाबले में 4 ओवर में 3 रन देकर 7 विकेट झटके हैं। उन्होंने 2 ओवर मेडन भी डाले हैं। फ्रेडरिक की शानदार गेंदबाजी के दम पर फ्रांस की टीम 17.3 ओवर में 33 रन पर सिमट गई है। नीदरलैंड की टीम ने 3.3 ओवर में 1 विकेट पर 34 रन बनाकर 9 विकेट से यह मुकाबला जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत की भाविना बेन पटेल ने पैरालंपिक खेलों में पदक पक्का करते हुए इतिहास रच दिया है। वह भारत के लिए पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा का पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। गुजरात की रहने वाली भाविना ने क्लास 4 दौर के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की बोरिस्लावा पेरेंचिक-स्कोविच को 11-1, 11-6, 11-7 से मात देते हुए 3-0 से जीत दर्ज की है, जिसमें उनका पदक पक्का हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में इस बार टेबल टेनिस की स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए मुकाबले नहीं हो रहे हैं, जिसमें भाविना को यह उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये आज का यानी 28 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।